रामेश्वर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। मैं बीएल सर आज भारत भूगोल का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। आपने पिछली वीडियो में देखा भारत की कुछ सामान्य जानकारियां और उसमें जो कुछ कमियां रह गई है उसे मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा करूंगा। आप लोग देखें। एक बार पुनः मैं भारत का सामान्य परिचय देते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आप ध्यान से देखें। आपके सामने भारत का एक मानचित्र बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानचित्र के ऊपर जो है उत्तर है और इसके नीचे दक्षिण, बाएं साइड में आप देखें पश्चिम और पूर्व में आपका दाहिना साइड पूर्व में है। तो हम देखेंगे कभी कभी प्रश्न आप देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। तो भारत जैसा कि आप जानते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है या भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है या भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। इसमें आप पहले हम देखते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में कैसे है। ये देखिए आपका ग्लोब है और ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के भी नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा इसे कहा जाता है क्योंकि यह भूमि पृथ्वी मध्यमिश बीच से पृथ्वी के बीच से खींची जाने वाली अक्षांश रेखा है, इसलिए इसे हम भूमध्य रेखा के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या मध्य अक्षांश रेखा के भी नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या उत्तर से ऊपर, यानी इसके उत्तरी अक्षांश या भारत का लास्ट उत्तरी अक्षांश आपका है 37 डिग्री 6 मिनट। इस तरह से यह उत्तरी अक्षांश है और एक दक्षिणी अक्षांश है। तो आप देख रहे हैं कि भारत का दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार क्या है 8 डिग्री 4 मिनट और भारत का उत्तरी अक्षांश क्या है 37 डिग्री 6 मिनट। तो अब इसको हम ग्लोब पर समझ लेते हैं। ये 0 डिग्री है तो इसके बाद 10 डिग्री होगा, 20 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि भारत की स्थिति ग्लोब पर, पहले तो हम ग्लोब को देख लें। इसके ऊपर ये जो है ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद तो अब देखिए यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये 0 डिग्री के उत्तर में ही आपको यहां पर 8 डिग्री मिलेगा। 8 डिग्री यहां मिल रहा है। इसके बाद भारत का विस्तार ऐसे ही जो है ऊपर की तरफ यहां से शुरू होता है और सबसे ऊपरी अक्षांश जो भारत का है यानी सबसे उत्तरी अक्षांश है वो 37 डिग्री। तो 37 डिग्री देखिए 30 डिग्री 40 डिग्री तो 37 डिग्री नहीं मिलेगा। तो भारत का जो विस्तार होगा, जो भारत का स्थिति होगी वह इसी तरह से होगी। भारत की जो
भारत का मानचित्र मैंने बना दिया। तो आप देखकर भी समझ सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है या नहीं। आप देख रहे हैं कि हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत की स्थिति कहाँ है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसी के बीच में ही भारत की स्थिति है। और ये दोनों अक्षांश किस गोलार्ध में स्थित है, किस गोलार्ध में पाए जाते हैं? तो ये उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए कहा जाता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है या भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद एक और प्रश्न आता है आप लोगों के सामने कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में है। अगर ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, तब तो आप उत्तरी गोलार्ध को टिक कर देंगे। लेकिन अगर यदि प्रश्न पूछ देता है आपसे कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है या उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में है या दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में है या दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में है, तब आप कैसे हल करेंगे? देखिए, इस तरह से हमने देखा कि अक्षांश रेखाओं के द्वारा जो है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण हुआ 0 डिग्री अक्षांश। इसके बाद इसके ऊपर से इस तरह से अगर ग्लोब को बांट दिया जाए तो इसके पूर्व का भाग जो है ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, इसके पश्चिम का भाग पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस गोलार्ध को देखें तो ये उत्तर में है, तो ये उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा और ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। ये दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा और ये दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। इस तरह से हम देख लिए कि भारत की स्थिति कहां पर है। भारत की स्थिति आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो दो तरह से है कि भारत किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। और दूसरा क्या है? सॉरी, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है या भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। और दूसरा एक और तथ्य यहां सामने आया कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इस तरह से आपने देखा कि भारत की स्थिति जो आपके सामने भारत का मानचित्र बना हुआ है वह कहां पर स्थित है। तो सबसे पहले तो भारत एक जो विशाल देश है वह इस पृथ्वी पर कहां स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, यानी यह भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ये आपकी भारत की स्थिति है। इस तरह से यहाँ आपने दो चीज देखा कि भारत किस गोलार्ध में है। इसका अक्षांशी विस्तार भी आपने देखा कि भारत का अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। अब हम देख लेते हैं कि भारत, इसको आपने समझ लिया कि भारत की स्थिति विस्तार क्या है। कि अब देखिए भारत का, क्योंकि जो हमारे ग्लोब है उस पर काल्पनिक रेखाएं अक्षांश और देशांतर के रूप में खींची गई हैं। तो देशांतरी विस्तार क्या है? जो उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे ग्लोब पर रेखाएं खींची जाती हैं। जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, तो इस पर ये 0 डिग्री की रेखा, ऐसे रेखाएं जो खींची जाती हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये अक्षांश रेखा है। और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं उसको जो है हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये देखिए देशांतर रेखा है। इसी तरह से तो ये जो रेखाएं खींची गई हैं देशांतर रेखा। ठीक,
इसकी संख्या 360 होती है, इसकी संख्या 181 होती है। कभी कभी आपको बुकों में 180 भी मिलता है। जब 180 को आप देखते हैं तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको आप ऐड नहीं करते हैं, लेकिन अगर 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा को अगर हम देखते हैं, ऐड करते हैं, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 हो जाती है। इस तरह से हमने देखा कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो क्या होगा? 90 होगा। अगर पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो 90 होगा। लेकिन कुल अगर पूछ दिया जाता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो 181 होगा। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में और कुल, यानी जब कुल शब्द आता है तो इसमें जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है या भूमध्य रेखा है, इसको भी उसमें जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब आपसे कभी पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो आप 90 बताएंगे। दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप 90 बताएंगे। लेकिन यदि कुल पूछ देता है तो आप बताएंगे 181। अब हम आगे देखते हैं। इस तरह से आपने देखा देशांतर रेखा क्या होती है। हर देश की जो स्थिति होती है वो अक्षांश और देशांतर में विभक्त होती है, उसी के द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये भारत का हमने देखा कि ये अक्षांशी विस्तार था 37.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 8.5 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश किस राज्य में है? तो देखिए, सबसे उत्तरी अक्षांश जो है भारत का, वह 37 डिग्री 6 मिनट है, जो लद्दाख में स्थित है। यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि लद्दाख में भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश स्थित है या उत्तरी अक्षांश रेखा स्थित है। इसके बाद दूसरा प्रश्न अक्षांश रेखा से आता है कि भारत का दक्षिणी अक्षांश किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य जो है, अक्षांश को जो व्यक्त करता है, वह तमिलनाडु है। तो भारत का दक्षिणी राज्य जो अक्षांश रेखा का अंतिम बिंदु है या दक्षिणी अक्षांश को व्यक्त करने वाला जो बिंदु है, वह तमिलनाडु है। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये देशांतरी विस्तार भारत का कितना है। तो हम देखते हैं कि देशांतरी विस्तार में हम देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से यहां पर आप देखेंगे इसका विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। यहां पर देखिए, यहां पर एक भ्रम जैसी स्थिति आपके सामने आती है कि दोनों जगह उत्तर लिखा हुआ है, दोनों जगह पूर्व लिखा गया है। मैं अभी बताया आप लोगों को कि इसलिए लिखा गया है क्योंकि भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, यानी पूरा अक्षांश जो है उत्तरी गोलार्ध में और पूरा देशांतर जो है पूर्वी गोलार्ध में है। इसलिए यहाँ दोनों जगह पूर्व और दोनों जगह उत्तर लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि 68 डिग्री 7 मिनट जो हमारा भारत का पश्चिमी देशांतर है, लेकिन ग्लोब का पूर्वी देशांतर है। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर है। लेकिन अगर इसको हम ग्लोब की दृष्टि से देखें, ग्लोब पर देखें, तो ये भारत का पूर्वी ग्लोब का ये पूर्वी देशांतर है, लेकिन भारत का पश्चिमी देशांतर है। इसलिए क्योंकि ये भारत के पश्चिमी भाग में है, इसलिए भारत का पश्चिमी है। लेकिन अगर गोलार्ध की दृष्टि से देखें तो एक पूर्वी गोलार्ध में है। इस तरह से यह
यह भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश के पास से गुजरता है। इस तरह से हम देखेंगे कि जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हमने देखा कि पश्चिम से पूर्व की ओर कितना अक्षांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में, ये हमारा भारत का देशांतरी विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार आपने देखा, इसके बाद देशांतरी विस्तार को आपने भी देख लिया। इसके बाद अब हम यहाँ से जो 2 प्रश्न बनते हैं उसको भी हम देख लेंगे कि प्रश्न आ सकता है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर प्रश्न है आपका अरुणाचल प्रदेश। और भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका गुजरात, यानी कच्छ के पास है, कच्छ के रण में। इस तरह से आपने देख लिया कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार इस प्रकार है। अब हम देख लेते हैं अब हम आगे देखते हैं कि भारत का जो मानक समय रेखा है या भारत का मध्य रेखा वह है यही किस देशांतर से गुजरती है? तो ये आपकी रेखा है, जिसको हम 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। यह भारत की मध्य रेखा है। हर देश की कोई न कोई मध्य रेखा होती है जिससे उस देश के समय का निर्धारण किया जाता है। तो भारत का जो मध्य रेखा है जिससे समय का निर्धारण होता है वह 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है या पूर्वी देशांतर रेखा है। इसका निर्धारण कैसे किया गया इसके बारे में भी हम देख लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और किसी भी देश का जो मध्य रेखा होती है वह उसके मध्य स्थित जो देशांतर होता है उसी को बनाया जाता है या माना जाता है। किसी किसी देश में 2 से 3 मध्य रेखा मानी जाती हैं जिसका विस्तार अधिक होता है। तो भारत में जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, इसी को भारत का मानक समय माना गया है। आप देखेंगे जो भारत का पश्चिमी देशांतर है और पूर्वी देशांतर है, इसके बीच का अंतर यहाँ पर आप देखेंगे कि 97 डिग्री 25 मिनट। इसका अंतर अगर हम करते हैं तो आता है 30 देशांतर। 30 देशांतर आपको मालूम है कि एक देशांतर 4 मिनट का समय लगता है पार करने में। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में टोटल जो हमारे अक्षांश आ रहे हैं लगभग 30 देशांतर आ रहे हैं। तो इस तरह से 30 देशांतर आ रहे हैं। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 को पार करने में 120 मिनट का समय लग जाएगा। तो यहां जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो जो भाग आगे होता है, पूर्व में होता है, वहां समय पहले होगा। जो भाग पीछे होगा वहां समय बाद में होगा। जैसे अब आप देखेंगे कि यहाँ अंतर आ गया आपका 120 मिनट का। 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय हो, 2 घंटे का अंतर आ गया। तो अगर अरुणाचल प्रदेश
के समय और गुजरात के समय को देखा जाए तो 2 घंटे का अंतर आता है, लेकिन इस तरह से अगर समय का निर्धारण किया जाए तो भारत के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न समय मिलेंगे। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए जो है मानक समय बनाया गया है। मानक समय देशांतर रेखा का निर्धारण किया गया है। वह किसे माना गया? 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा को मध्याह्न, भारत की मध्याह्न रेखा बनाया गया। इस तरह से आप देखेंगे कि इसके इधर जो है हमारे 15 देशांतर आते हैं, इसके इधर भी 15 देशांतर आते हैं। इस तरह से दोनों के मध्य में यह निर्धारण किया गया। और यहाँ पर इसकी यह विशेषता है कि यहाँ का जो समय होगा, इस रेखा पर जो समय होगा वही समय जो है पूरे भारत के विभिन्न स्थानों पर होगा। उसी से हर स्थान का समय निर्धारित किया जाएगा। इस तरह से यह जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है या भारत का मानक समय रेखा है, तो यह जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इस समस्या को दूर करने के लिए जो है देशांतर रेखा खींची गई। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आप देखेंगे यहाँ पर है आपका एक राज्य है, ये है छत्तीसगढ़, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका एमपी का भाग है। तो इधर देखिए उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है मध्य प्रदेश, इसके बाद है छत्तीसगढ़, इसके बाद है उड़ीसा, इसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश। इस तरह से प्रश्न आता है कि भारत का मानक समय रेखा या भारत की मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्यों से होकर भारत की जो मानक समय रेखा है वह गुजरती है। इस तरह से एक प्रश्न यहाँ पर आता है, यहीं पर है आपका नहीं। एक प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछता है कि 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है या भारत का मानक समय रेखा है वह किस स्थान से गुजरती है। उसमें कई ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें इलाहाबाद भी दिया रहता है, नैनी भी दिया रहता है या प्रयागराज भी दिया रहता है। तो आप याद रखिए कि उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद जिला है, इलाहाबाद का जो नैनी स्थान है वह इसी रेखा पर स्थित है। इसके बाद हमने देखा कि ये जो हमारी देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री, ये 5 राज्यों से होकर भारत में जाती है और इसी रेखा से ही पूरे भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। अब हमने देखा कि जो हमारी 82.5 डिग्री मानक समय रेखा थी, मानक देशांतर था। इसके बाद हम अब देखेंगे अगला प्रश्न है, अगली इसी से संबंधित अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा आपकी है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछता है कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है?
तो कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भारत के बीचों बीच से जो रेखा जाती है इसका मान है 13.5 डिग्री। ये रेखा है कर्क रेखा। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनते हैं, इसको हम देख लेते हैं अभी यहां। देखिए कर्क रेखा जिसका मान 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अब हम देखेंगे कि इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। आप देखेंगे पहला तो कर्क रेखा से जो प्रश्न बनता है इसको हम देख लें। पहला क्वेश्चन बनता है कि कितने राज्यों से होकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत में गुजरता है या गुजरने वाली रेखा है? तो 8 राज्य, 8 राज्यों से, ठीक है, या 8 राज्य, 8 राज्य। तो पहला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसमें ऑप्शन है आपका 8 राज्य। तो अब हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से 8 राज्य हैं और कहां पर स्थित हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए आठ राज्य के बारे में हम देखते हैं। हम इधर से या तो हम पूर्व से देख ले या तो हम पश्चिम से देख लेते हैं। हम पश्चिमी भाग से देखते हैं। पहला राज्य है जिसमें कर्क रेखा प्रवेश करती है भारत में, गुजरात। गुजरात के बाद है राजस्थान। राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड। झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आता है त्रिपुरा। इसके बाद लास्ट में आता है मिजोरम। यानी कुल 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है। यानी कर्क रेखा उन 8 राज्यों से होकर जाती है। ये तो रहा 8 राज्य। दूसरा प्रश्न आता है यहां पर कि किस राज्य, दूसरा प्रश्न इससे बनता है कि किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है? सबसे अधिक कर्क रेखा की लंबाई कहां पे है, यानी किस प्रदेश में है? तो सबसे अधिक लंबाई जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सबसे अधिक लंबाई कहां है? मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में। दूसरा प्रश्न और आता है कि किस प्रदेश की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो देखिए यह है आपका झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी रांची। ये एकदम कर्क रेखा पर स्थित है। कई बार प्रश्न पूछा गया है आप लोगों के लिए कंपटीशन में कि भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, या कभी कभी पूछ देता है कि रांची किस अक्षांश रेखा पर स्थित है या किस रेखा पर स्थित है। तो आप देखिए कि झारखंड की राजधानी रांची। जब झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था, जब झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था, जब झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था बिहार से, तब ये ऑप्शन था कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती थी, तो उस समय बिहार का भी नाम आता था। लेकिन जब झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ 2000 में, तब झारखंड राज्य आ गया इसके अंतर्गत, बिहार नहीं आता है। पहले की जो कुछ किताबें होंगी उसमें आपको मिल सकता है कि बिहार में भी वह रेखा गुजरती है, लेकिन विभाजन जब हुआ तो इसका पूरा भाग झारखंड में आ गया, जिसके कारण झारखंड से ही होकर गुजरती है। अब तीसरा प्रश्न आता है कि रांची जो है राजधानी है झारखंड की। रांची झारखंड की राजधानी है, वह कहां पर स्थित है? कर्क रेखा पर ठीक स्थित है। इसके बाद हम आगे कर्क रेखा से ही जुड़ी हुई कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कि आता है कि
वह कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा के पास है? कर्क रेखा के पास भारत के निम्न में से, कभी कभी प्रश्न आता है, निम्न में से किस प्रदेश की राजधानी या कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास है? तो कर्क रेखा के पास दो प्रदेशों की राजधानी है, कर्क रेखा पर नहीं है बल्कि कर्क रेखा के पास है, जो इसमें है। एक है आपका भोपाल, भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वह कर्क रेखा के पास स्थित है। कर्क रेखा पर केवल रांची स्थित है, लेकिन भोपाल उसी के पास स्थित है। इसके बाद गांधीनगर, 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 गांधीनगर भी जो गुजरात की राजधानी है वह भी कर्क रेखा के पास है, लेकिन कर्क रेखा पर नहीं है। जब कभी आपसे पूछा जाए कि किस प्रदेश की राजधानी कर्क रेखा पर है, तो झारखंड की राजधानी रांची है, और कर्क रेखा के पास कौन सी राजधानी है, तो भोपाल और गांधीनगर जो गुजरात और मध्य प्रदेश की राजधानियां हैं। इस तरह से एक प्रश्न कर्क रेखा से और आता है आपके पास, जो है इसको भी हम देख लेते हैं कि यहीं पर आता है कि कर्क रेखा को वह कौन सी नदी जो है 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा को माही नदी, माही नदी, माही नदी 2 बार काटती है। तो किस राज्य में काटती है वो भी हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए, माही नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के धार जिले के मेहत झील से हुआ है। मध्य प्रदेश के धार जिले के मेहत झील से माही नदी का उद्गम हुआ, और ये मध्य प्रदेश में ऐसे गुजरती हुई जो है गुजरती हुई आती है, और यह है राजस्थान में आकर के ऐसे ही काटती है, ऐसे काटती हुई ये निकल जाती है। ये देखिए माही नदी, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो इसमें माही नदी, माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और आके यहाँ खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इस तरह से यह 2 बार काटती है, और किस राज्य में काटती है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि माही नदी कर्क रेखा को किस राज्य में 2 बार काटती है, तो वो राज्य है आपका राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान में वह 2 बार काटती है। अब हम कर्क रेखा से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लिए। अब हम चलते हैं भारत के कुछ और बिंदुओं को देखते हैं।